हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स देखने हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं, है ना। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो, गैमेट्स का फ्यूजन हो, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो, समझ गए, वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर देख लेते हैं। फ्लावर में दो टाइप के वर्ल्स होते हैं, एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। वर्ल्स, वर्ल्स क्या होते हैं? जिससे एक फ्लावर बना होता है, जैसे सेपल्स, पेटल्स, है ना। एंड्रोशियम, गायनोशियम, एंड्रोशियम गायनोशियम अभी बता रही हूँ। एंड्रोशियम मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वर्ल्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसेंशियल वर्ल्स, एसेंशियल वर्ल्स। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से होते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, है ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, कौन कौन से हो गए? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम गायनोशियम बोलते हैं। समझ गए। और इधर कौन से आ जाएंगे? सेपल्स एंड पेटल्स। ये एक्सेसरी होते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, बट ये एक्सेसरी होते हैं। ठीक। सेपल्स एंड पेटल्स, समझ गए। ठीक। अच्छा, फ्लावर में, फ्लावर में ये जो शूट है, इसमें शूट में मैंने बताया था नोड होते हैं। ठीक। नोड होते हैं। शूट जब कंडेंस्ड हो जाती है, ठीक है, कंडेंस्ड मतलब एकदम छोटी सी हो गई, यही एकदम छोटी सी हो गई, नोड्स पास पास आ गए, है ना, तब इसे बोलते हैं हम थैलेमस। इसी पे पूरा फ्लावर अटैच रहता है। ठीक। और ये जो थैलेमस होता है ये फ्लावर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक। फ्लावर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। ये मॉडिफाई हो गया ना, मॉडिफाइड शूट कहलाता है फ्लावर। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है। मॉडिफाइड शूट ही फ्लावर कहलाता है। इतना आ गया। ठीक है। अब हम मेन फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं।
ठीक है, ये एक टिपिकल फ्लावर है, अ टिपिकल फ्लावर। इसमें लेबलिंग करते हैं अब। सबसे पहले ये होता है ये होता है थैलेमस। ठीक, थैलेमस को और क्या बोलते हैं हम? पेडिसिल। ठीक है, इतना आया। दूसरा ये है कार्पल। ठीक है, गाइनोशियम कार्पल्स का ही बना होता है। कार्पल को और क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक, और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये हैं सेपल्स। ठीक, यहाँ ये पेटल्स हैं। ठीक है, ये जो येलो येलो ढेर सारे देख रहे हो, ये कहलाते हैं एंथर्स। इसको बोल सकते हो तुम या तो स्टेमेंस। स्टेमेंस होते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट ये एंथर कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है? ये कहलाता है एंथर। समझ गए? अ टिपिकल फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, एंथर, स्टेमन, कार्पल, या फिर इसे कहते हैं पिस्टल। ठीक है, इतना आया, इतना आया। नेक्स्ट अब देखते हैं एंड्रोशियम के बारे में। देखते हैं सबसे पहले तो एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। ठीक है, ये स्टेमेंस का बना होता है। बहुत सारे स्टेमेंस मिलके एक एंड्रोशियम बनाते हैं। ठीक, स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। स्टेमेन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, स्टेमेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंथर। ठीक, दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है? एंथर है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होती है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट। ठीक, ये क्या कहलाता है? ये पूरा फिलामेंट। ये कैसा होता है? इलोंगेटेड पार्ट होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है। ठीक है, और इस फिलामेंट की लेंथ अलग अलग ऑर्गेन, अलग अलग प्लांट में वेरी कर सकती है। ठीक, ये है स्टेमेन। एंथर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंथर के बारे में अब देख लेते हैं हम। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड, दो लोब होते हैं इसमें। ठीक है, दो लोब होते हैं। उन दो लोब में दो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम थीका कहते हैं। एक लोब में दो चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? थीका। अच्छा, दो हैं थीका तो डायथिकस बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? डायथिकस। समझ गए? दो चैम्बर, दो थीका।
डायथिकस, इतना आया, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड अटैच्ड रहता है एंथर से, और इसका प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड रहता है थैलेमस से, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड रहता है थैलेमस से। किसका फिगर है ये? स्टेमिन, ठीक है, इतना आया। अच्छा, बाइलोब्ड होता है एंथर में, दो लोब होते हैं, दो लोब में से एक लोब, चारों देखो दो लोब होते हैं, ठीक। चार कॉर्नर होते हैं एंथर में, चार कॉर्नर ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। ये दो लोब हैं, इन दो लोब के अंदर ये क्या है, थीका है, ठीक है, थीका है, ठीक। ये जो चार दिख रहे हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक। चार स्पोरोजिनस टिश्यू हर कॉर्नर पे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना, ठीक। चार स्पोरोजिनस टिश्यू है, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं हम इन्हें। और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये थीका को सेपरेट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ थीका। समझ गए, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं ये जो चैम्बर्स मैंने बताए, ये चैम्बर्स जो होते हैं बाद में जाके क्या बन जाते हैं, पॉलन सैक बन जाते हैं, जहां पे पॉलन मदर सेल रहती है, पॉलन मदर सेल फॉर्म कर देती है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इतना आया। अच्छा, पोरोजिनस टिश्यू मैंने बताया। अब देखते हैं इसमें एक टिपिकल एंथर का डायग्राम देखते हैं, प्लस उसकी लेयर्स देखते हैं, ठीक। टिपिकल एंथर को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, लेयर्स बना लो इसमें, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, सबसे आउटर लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर कहलाती है एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर, उसके अंदर टेपेटम होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव है, ये जो नीचे ये देख रहे थे पिछले डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वाला, ये अटैचमेंट है, कनेक्शन है, कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, सबसे आउटर लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर एंडोथीशियम,
फिर उसके अंदर वाली लेयर मिडल लेयर, और उसके अंदर वाली लेयर टेपेटम। ठीक है, टेपेटम। टेपेटम क्या करता है, टेपेटम के अंदर ही यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, इन चैम्बर्स में स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो पॉलन मदर सेल बनाते हैं, और पॉलन मदर सेल मियोसिस करके पॉलन ग्रेन्स बनाती है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक एक करके इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, स्पोरोजिनस टिश्यू, सबसे पहली एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है एपिडर्मिस। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, ये हेल्प करती है एंथर के डिहाइसेंस में। ठीक है, एंडोथीशियम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, डिहाइसेंस मतलब बर्स्टिंग करवाने में हेल्प करती है एंडोथीशियम। नेक्स्ट देखते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होती है, मिडल लेयर की सेल्स। थर्ड है आपका मिडल लेयर। मिडल लेयर की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एफीमेरल। एफीमेरल कहते हैं, एफीमेरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, एफीमेरल मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड से क्या मतलब है, ये यंग एंथर में प्रेजेंट होती है लेकिन मेच्योर एंथर में ये नहीं होती, डीजेनरेट हो जाती। प्रेजेंट इन यंग एंथर एंड degenerates in mature। ठीक है, यंग एंथर में होती है, मेच्योर एंथर में डीजेनरेट हो जाती है। फोर्थ क्या है आपका, टेपिटम। टेपिटम, ठीक, टेपिटम क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करती है ये लेयर। ठीक है, इट ये न्यूट्रिटिव लेयर कहलाती है। न्यूट्रिटिव लेयर एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, समझ गए। और ये लेयर जो होती है टेपिटम, ये मिडल लेयर से एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन। ठीक, और प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को जो बाद में पॉलन ग्रेन बनाती है। टेपिटम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन
from the middle layer, ठीक है, मिडल लेयर से ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट और देती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इतना आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्पोरोजेनस टिश्यू हमारा हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। जब एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो मियोटिक डिवीजन करती है। मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है, ठीक। ये टेट्रेड जो होता है क्लस्टर में बनता है, ठीक। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और ये डिहाइड्रेट होने लगता है, तो ये जो क्लस्टर फॉर्म हुआ होता है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड फॉर्म हुआ होता है, इसमें माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाता है। समझ गए। इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन सी सेल्स रहती हैं, पॉलन मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल रहती है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। डिवीजन याद रखना है कौन सा होता है, मियोटिक डिवीजन, जिससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मीन्स फोर, चार माइक्रोस्पोर क्लस्टर में होंगे, चार माइक्रोस्पोर जुड़े हुए होंगे, है ना, चार माइक्रोस्पोर जुड़े हुए होंगे, ठीक। ये क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फोर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। बाद में जब एंथर, एज एंथर मैच्योर्स, एंथर मैच्योर्स एंड जब ये डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट होता है, तब क्या होता है, ये जो टेट्रेड फॉर्म हुआ था माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट होंगे, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट होना मतलब अलग अलग होंगे, और हर एक माइक्रोस्पोर ईच माइक्रोस्पोर गिव राइज टू पॉलन ग्रेन। हर माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, अलग होके पॉलन ग्रेन बनाता है। इतना समझ गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ गए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू बताए थे चारों कॉर्नर पे रहते हैं, उसमें पॉलन मदर सेल रहती है। पॉलन मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन रहता है। मियोटिक डिवीजन जब होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्रेड फॉर्म होते हैं, चार माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं जो कि क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, उसके बाद माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चार क्लस्टर में जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। हर माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन फॉर्म कर देता है। इतना समझ गए, ठीक। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, साइज, शेप डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में। समझ गए। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स अ मेल
गैमेट, ये एक मेल गैमेट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है पॉलन ग्रेन। इसका साइज, का स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप, स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में इसका स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हिबिस्कस के प्लांट्स को टच करो, हिबिस्कस के एंथर्स को अगर टच करते हो तो उससे एक येलो पाउडरी सब्सटेंस हमारे हाथ में आएगा, वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। समझ गए पॉलन ग्रेन्स? अच्छा, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल होते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसमें दो लेयर होती है, एक आउटर, एक आउटर होती है, एक इनर होती है। ठीक है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, आउटर को हम बोलते हैं एक्साइन, इनर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, आउटर को एक्साइन बोलते हैं, इनर को इंटाइन बोलते हैं। ठीक, एक्साइन जो होती है कहीं कहीं पे नहीं है ना, कहीं कहीं पे मिसिंग है। ठीक, तो जहां पे ये मिसिंग होती है उस एरिया को हम कहते हैं जर्म पोर, यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक, इसके अंदर रहता है न्यूक्लियस। समझ गए इतना? अच्छा, इसकी लेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहली एक्साइन, ये जो एक्साइन होती है ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, पोलेनिन की बनी होती है। ठीक, और ये स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर से, एसिड से, एल्कली से। कोई भी एंजाइम ऐसा ढूंढा नहीं गया जो इसको डिग्रेड कर पाए, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स जब डिग्रेड हो जाती हैं तो ये एग्जाइन उनको बचा लेती है, डिग्रेड होने नहीं देती है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए पॉलन ग्रेन को हम एज अ फॉसिल स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है? रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मैटर, एसिड्स, एल्कली, एसिड एल्कली साइंस। ठीक, कांट ग्रेड पॉलन ग्रेन। समझ गए? स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम इसे, इट कैन बी स्टोर्ड एज अ फॉसिल, फॉसिल की तरह भी स्टोर करके रख सकते हैं स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ठीक, इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम इंटाइन की बात करते हैं। इंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, तो इसे पेक्टोसेलुलोजिक लेयर बोल सकते हैं। टाइन consist consist of pectin and सेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होगी तो हम पेक्टोसेलुलोजिक लेयर बोल सकते हैं, पेक्टोसेलुलोजिक लेयर। ठीक है, पेक्टोसेलुलोजिक लेयर बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो इंटाइन होती है ये कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन कैसा होता है? थिन और डिसकंटिन्यूअस। ठीक है,
इंटाइन कैसी होती है? इंटाइन कैसी होती है? थिन होती है, एक्साइन थिक। इंटाइन थिन होती है और कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस है मतलब इसमें बीच में ब्रेकेज नहीं है ना। एक्साइन में बीच में ब्रेकेज है, उस ब्रेकेज को हम क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर कह रहे हैं। ठीक है, इंटाइन समझ गए? अब हम पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखना है ये पॉलन ग्रेन है, ठीक। इसमें ये न्यूक्लियस है। इसके बाद इसमें क्या होता है? वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म करता है। ठीक, ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल। उसके बाद इसमें टू सेल स्टेज बनती है। ठीक है, एक ऐसी एक ऐसी, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। जो बड़ी वाली होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है। तो ये बड़ी वाली है, ये है वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली है ये है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, ठीक है, समझ गए? ये क्या है? ए सिमेट्रिक स्पिंडल। ठीक है, ये ए सिमेट्रिक स्पिंडल है। ये है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप की सेल्स बनती है, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। पॉलन ग्रेन में दो टाइप की सेल, एक कैसी बनती है? वेजिटेटिव, है ना। एक होती है जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? लार्जर इन साइज। लार्जर साइज। और जनरेटिव सेल कैसी होती है? स्मॉलर साइज। जनरेटिव सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप कैसा होता है? ऐसा, समझ गए? स्पिंडल शेप्ड। अच्छा, वेजिटेटिव सेल में एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट हो। एबंडेंट रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, समझ गए? और ये इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। वेजिटेटिव सेल में और क्या होता है? इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये जो सेल होती है जेनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। ठीक, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती है। इतना आया। पॉलन ग्रेन में 2 सेल बनती है। 2 सेल कौन सी? वेजिटेटिव और जेनरेटिव। वेजिटेटिव सेल जो होती है साइज बड़ा होता है इसका, जनरेटिव सेल का छोटा साइज होता है। वेजिटेटिव सेल में एबंडेंट रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होती है। वेजिटेटिव सेल इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। और जनरेटिव सेल में ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। इतना आ गया। कोई डाउट हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में। इतना आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन शेड हो जाती है 2 सेल्ड स्टेज पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन 60% एंजियोस्पर्म्स pollen grains shed at 2-celled stage। ठीक है, पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाती है। वो 2 सेल स्टेज कौन सा होता है? एक वेजिटेटिव सेल बनी होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए एंजियोस्पर्म स्पीशीज हैं उनमें 3 सेल स्टेज बन के पॉलन ग्रेन शेड होती है। 3 सेल स्टेज कैसे बनती है? जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवीजन करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवीजन करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। और ये वाली वेजिटेटिव सेल हो गई, ये 2 क्या हो गए? मेल गैमेट। समझ गए? ठीक। इन रिमेनिंग species of angiosperms pollen grain shed at, shed होना मतलब निकलना एंथर से। ठीक है, shed at 3 celled stage। ठीक है, इतना आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट आते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स पे। पॉलन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पॉलन प्रोडक्ट्स लेती हैं। पॉलन प्रोडक्ट किस फॉर्म में ले सकते हैं? टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, सिरप्स के फॉर्म में ले सकते हैं। ये क्यों लेते हैं? ये एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है। पॉलन प्रोडक्ट्स क्या कैसे होते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होती है न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। ठीक, उन्हीं से हम पॉलन प्रोडक्ट बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसी होती हैं? न्यूट्रिएंट रिच। पॉलन प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में होते हैं? पॉलन प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में होते हैं? टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में, इन वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में लार्ज नंबर में पॉलन प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। ठीक, पॉलन प्रोडक्ट्स आर formed large number। ठीक है, और एथलीट्स, ये याद रखना है, एथलीट्स, इससे क्वेश्चन आ चुका है। एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस
कि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समझ गए, इतना आ गया, ठीक। पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। पॉलन प्रोडक्ट जो होते हैं किस फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन प्रोडक्ट्स लार्ज नंबर में फॉर्म किए जाते हैं। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को ये दिया जाता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं पॉलन वायबिलिटी पे। पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? पॉलन वायबिलिटी वो पीरियड होता है जब पॉलन ग्रेन शेड होती है और जर्मिनेट होने से पहले तक का पीरियड, जिस पीरियड में वो जर्मिनेट कर सकती है, जितना वो पीरियड ऑफ, जितना वो ड्यूरेशन होता है पीरियड का जिसमें वो जर्मिनेट कर सकती है, उसी को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। कुछ होते हैं जैसे वीट राइस हो गया, ये 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं। और कुछ होते हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये अपनी वायबिलिटी महीनों तक रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या होगी? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। द पीरियड, द पीरियड in which pollen grains can germinate on stigma is called pollen viability, ठीक। pollen viability समझ गए, ठीक। अच्छा, pollen viability जैसे कि रोज और वीट में, याद रखना है ये चीज, in rose and wheat, rice and in rice and wheat, ठीक है। राइस एंड व्हीट में क्या होता है? दे लूज देयर वायबिलिटी इन 30 मिनट्स, दे लूज देयर, 30 मिनट में इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। दे लूज देयर वायबिलिटी इन 30 मिनट्स। अच्छा, जैसे कि कुछ फैमिली है रोजेसी, लेग्यूमिनो, ठीक, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये कैन नॉट लूज देयर वायबिलिटी विन फॉर मंथ्स, ठीक, समझ गए। अच्छा, पॉलन वायबिलिटी डिपेंड किस पे करती है? वेरिएबल टेम्परेचर पे, ठीक है। प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे, ठीक है, ये डिपेंड करती है। और ये हाईली वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ये डिपेंड करती है। समझ गए पॉलन वायबिलिटी। अब आगे बढ़े, पॉलन एलर्जी। देखो, पॉलन एलर्जी क्या होती है? कुछ पॉलन ग्रेन से सीवियर एलर्जी होती है, सीवियर ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ही होते हैं, ठीक। जैसे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। कुछ लोगों को ये देखने को मिलता है, कुछ लोगों में देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलन एलर्जी, pollen can cause pollen can cause pollen allergy in
some people। इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या, अस्थमा, दूसरा ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एक्सेट्रा। समझ गए। अच्छा, पॉलन एलर्जी बहुत फैली थी जब वीट इंपोर्ट किया गया था, वीट से नहीं हुई थी, वीट के साथ एक और चला आया था इंडिया में, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, ठीक। जब वीट इंपोर्ट किया गया, इसके साथ कौन चला आया, कैरेट ग्रास। इसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम याद रखना है, इससे पीवाईक्यू बन चुका है। कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास कॉमन नेम है, एंड पार्थेनियम साइंटिफिक नेम, पार्थेनियम, पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम होता है कैरेट ग्रास। ये वीट के साथ आ गया था, जिसने जो बहुत जो बहुत स्प्रेड हो गया था, बहुत फास्ट स्प्रेड हो गया था, जिसकी वजह से पॉलन एलर्जी देखने को मिली, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलन एलर्जी देखने को मिली कुछ लोगों में। समझ गए, ठीक। अच्छा, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट अब आते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या होता है, मेगास्पोरोफिल ओव्यूल होता है। मेगास्पोरोफिल को हम ओव्यूल भी बोलते हैं। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर एंड अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें देखते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, हम जिस ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ठीक, यहाँ पे न्यूसिलर सेल्स होती, एक एक पार्ट इसका हम पढ़ते हैं। फिगर किसका है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ये टाइप है ओव्यूल का, जिसमें चलाजल एंड नीचे रहता है और माइक्रोपाइल ऊपर रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है, ये क्या कहलाता है, प्यूनिकल। प्यूनिकल वो पार्ट होता है, वो रीजन होता है जिससे प्लेसेंटा ओव्यूल से अटैच्ड रहता है, ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं, ये इसके जस्ट नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, हाइलम। हाइलम क्या होता है, हाइलम जंक्शन होता है फ्यूनिकल और ओव्यूल का, ये पूरा ओव्यूल है, ऊपर फ्यूनिकल है, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, ये जो एंड होता है जहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं है, है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। ये
और ये कहलाते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव कोट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर होती है न्यूसिलर सेल्स, वो इसको प्रोटेक्ट कर, न्यूसिलर सेल्स को इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव कोट होते हैं। एक होता है इनमें आउटर, एक होता है आउटर, एक होता है इनर, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला एंड है, ये नीचे वाला एंड कहलाता है चलाजा, ठीक है। चलाजा कहलाता है, ये बेसल पार्ट होता है ओवरी का। यहाँ पे क्या होती है? सिलर सेल्स होती हैं, ठीक है। यही सेल आगे जाके क्या बनाती हैं? ये सेल्स आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाती, समझ गए। न्यूसिलर सेल जो होती है ये मास ऑफ सेल है, जिनमें मास ऑफ सेल जिनमें एबंडेंट रिजर्व फूड होता है, ठीक है। इतना समझे? ये पूरा स्ट्रक्चर आया। प्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोबाइल यहाँ होता है। इंटेग्यूमेंट्स दो होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। बीच में क्या होता है? न्यूसिलर सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो सैक बनाती हैं, ठीक है। इनमें से एक सेल जो माइक्रोबाइल के पास रहती है वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, ठीक। इसी में मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, समझ गए। इसमें एबंडेंट रिजर्व फूड होता है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। चलाजल एंड नीचे की तरफ, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ। माइक्रोपाइल क्या होता है? जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं उसे कहते हैं हम माइक्रोपाइल, समझ गए, ठीक। अच्छा, सबके बारे में समझ आया जितना लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरेंजियम हमने देख लिया, ओव्यूल, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे हम देख चुके हैं। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम यहाँ पे हम देख चुके हैं, समझ गए। मेगास्पोरेंजियम, ठीक, ये है मेगास्पोरेंजियम जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। इतना आया। नेक्स्ट मेगास्पोरेंजियम बताया। मेगास्पोरोजेनेसिस, जो प्रोसेस होता है मेगास्पोर के फॉर्मेशन का, मेगास्पोर मदर सेल से, उसे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल is called मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? जो न्यूसिलर सेल्स होती हैं, ठीक, नियर टू माइक्रोपाइल में से क्या होता है? एक सेल जो होती है जिसके पास एबंडेंट साइटोप्लाज्म या डेंस साइटोप्लाज्म कह सकते हो, डेंस, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एंड और क्या होगा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, इसी को बोलते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। ये बाद में जाके ये क्या बनाती है? ये 4 मेगास्पोर बनाती है। इसमें कौन सा डिवीजन होता है?
कौन सा डिवीजन होता है इसमें? मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ये क्या बनाती है? 4 मेगास्पोर बनाती है। ठीक है, और ये जो 4 मेगास्पोर बने, ये 4 मेगास्पोर बने, इसमें से 3 जो होंगे 3 डीजेनरेट्स, 3 जो होते हैं इसमें से डीजेनरेट कर जाएंगे। आगे 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। ये जो क्या बनाता है? जो बनाता है एम्ब्रियो सैक। जो क्या बनाता है? एम्ब्रियो सैक। समझ गए? इतना आया। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जो न्यूक्लियर सेल होती है, जो माइक्रोपाइल के पास होती है, यहाँ पे हमने बना रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियर सेल्स, यहाँ पे ये जो सेल्स यहाँ की माइक्रोपाइल के पास होंगी, उसमें से एक सेल क्या करेगी? डिवीजन करेगी। ठीक है, उसमें से एक सेल आएगी जिसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनेंगे और 3 इनमें से डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। वो फंक्शनल मेगास्पोर बाद में एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इससे कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ बताना हो तो वो भी बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।